हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है आप सभी जीएनएम थर्ड ईयर के लिए मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का 50 इंपॉर्टेंट आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके लिए इसमें से कितना अभी आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो थर्ड ईयर में मिडवाइफरी गायनकोलॉजी है, इसमें बहुत अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप के वर्ड सब है। तो इसको समझना धीरे धीरे आप समझ पाएंगे। जब तक एग्ज़ाम आपके नज़दीक आएंगे तब तक आप कंप्लीट समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी आज हम 45 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और इससे पहले मैं आप लोग के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है आप लोग के लिए एक वीडियो डाला है फिलअप का, जहां पे 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो बहुत लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके 2 सब्जेक्ट है, क्वेश्चन तो आएंगे ही, पढ़ाई होगा ही होगा, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। वीडियो हो सकता है एक आध दिन डिस्टर्ब हो जाने से वीडियो नहीं आ पाता है, बाकी आपका वीडियो रेगुलर आएगा। ऐसा नहीं है कि 10-10 दिन 5-5 दिन वीडियो नहीं आएगा, गायब रहेगा। एक आध दिन हो जाता है बीच में डिस्टर्ब, इस कारण से नहीं आ पाता है। बाकी देखिए, आपका मेकअप कर दिए, दोनों सब्जेक्ट का एक एक वीडियो ला दिए ऑब्जेक्टिव्स का, तो देखिए। और बाकी इसका अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं कि मैं बिना पीडीएफ के, और जब भी मेरा मन हो हम इसे जाकर पढ़े, तो आप nursingyan.com पर जाकर गूगल पर पढ़ सकते हैं आराम से। nursingyan.com जाइए, पढ़िए, और जब भी मन होगा तब भी जाकर पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सभी चीज़ें अपलोड नर्सिंग ज्ञान पर ही हो जाएगा, जहाँ से आपको हर एक परेशानियाँ दूर हो जाएगा। चाहे वो आप क्वेश्चन बैंक हो, चाहे किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे किसी भी टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न हो, आपको सब nursingyan.com पर मिलेगा। अभी इस वाले वीडियो का भी जो है आपका टोटल क्वेश्चन नर्सिंग ज्ञान पर ही मिल जाएगा। जाके आप वहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, एकदम पीडीएफ के जैसे आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लास्ट करते करते आपके मोबाइल में बहुत सारे पीडीएफ हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन पीडीएफ खोलना है, कौन नहीं खोलना है, कौन याद करना है। तो इसलिए मोबाइल का बहुत सारा आपका स्टोरेज भी फुल हो सकता है। तो इसलिए हमने नर्सिंग ज्ञान आपके लिए बना दिया है, nursingyan.com, ठीक है। nursingyan.com इस पर जाइए, और आप लोग जीएनएम थर्ड ईयर वाले पर क्लिक करके वहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट का हो उस पर क्लिक करके अब आपको जो भी लेना हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, डिफिनीशन हो, पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सब अपडेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बाकी वीडियो आपका डेली डलता रहेगा, वीडियो अभी यूट्यूब पर आकर डेली देखिए, ठीक है। हम आपके लिए हर एक प्रकार के मेहनत कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सके, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, यह पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट एक और आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 में हमने 45 क्वेश्चन रखा है, ठीक है। चलिए, कहता है एक गर्भस्थ शिशु, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु, हृदय की धड़कन कितने सप्ताह में सुनी जाती है। मतलब एक गर्भ में पल रहे शिशु का जो है हृदय हार्ट बीट कितने सप्ताह के बाद सुन सकते हैं। तो साथी मेरे 6 सप्ताह अगर कोई हो चुका है प्रेगनेंसी महिला, तो 6 सप्ताह के बाद जो है भ्रूण का, फीटल का हार्ट बीट सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि प्रसव पश्चात, मतलब डिलीवरी के बाद गर्भाशय में होने वाले रक्तस्राव को क्या कहते हैं। साथी मेरे बहुत बार बता चुके हैं कि डिलीवरी के बाद गर्भाशय यानी यूट्रस से जो भी ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग लोकिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को आमतौर पे गांव में सुनने को मिलता होगा पेरू पेरू कहता है, ठीक है। नाभि के नीचे पेरू पेरू, पेरू में दर्द हो रहा है, इस टाइप से कहता है ना। तो रियली में उस पेरू को पेल्विस कहा जाता है, ठीक है। पेल्विस कहा जाता है, श्रोणी। अब ये हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि पेल्विस जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो गायनिकोइड, एंड्रोपॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटीपेल्वाइड। तो ये चारों आपको याद रखना है, आपको बहुत बार इसका उपयोग आएगा। पूछेगा कि पेल्विस का टाइप्स बताइए, तो गायनिकोइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटीपेल्वाइड 4 प्रकार से है, फिलअप में पूछा गया है, ठीक है। चौथा है, यहाँ पे पूछता है कि खोपड़ी के सूचर्स के बारे में बताइए। मेरे डियर साथी, खोपड़ी में जो सूचर्स होते हैं, एक फ्रंटल होते हैं, एक सेजाइटल होता है और एक लंबोइड होता है। तो ये आप 3 पूछा है, तीनों के नाम याद रखिएगा, फ्रंटल, सेजाइटल, लंबोइड, तीनों सूचर्स जो कि खोपड़ी में होते हैं, ओके। चौथा देखिएगा, बहुत शानदार है। यहाँ पे देखिएगा, चौथा आप लोग के लिए बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है हाइड्रामेनियास के प्रकार डैश और डैश है। मतलब हाइड्रामेनियास जो होता है, हाइड्रामेनियोस का जो प्रकार है कौन कौन से होते हैं। तो मेरे डियर साथी, ज़्यादा नहीं होता है। हाइड्रामेनियास के जो प्रकार होते हैं, एक एक्यूट होते हैं और एक क्रोनिक होता है। एक्यूट आप लोग बहुत सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, क्रोनिक का भी मतलब पढ़े हैं, समझ जाइए, ठीक है।
नेक्स्ट है 5वां नंबर का प्रश्न है, पूर्व गर्भधारण के चिन्ह होते हैं, मतलब साइन ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, मतलब पहले का जो प्रेगनेंसी अगर कोई हुई महिला है तो उसमें कौन कौन से साइन होते हैं। तो पूर्व के प्रेगनेंसी का जो साइन होता है वह इन्वोल्यूशन होता है और सिजेरियन सेक्शन होता है। मतलब अगर किसी को पहले के प्रेगनेंसी में किसी को अगर चीरा लग के अगर बच्चा हुआ है तो उसे सिजेरियन सेक्शन का साइन होगा वहाँ पे, और इन्वोल्यूशन का भी साइन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि यूट्रस का पूर्व के जगह पर वापस लौट जाना, ठीक है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक गर्भपात का कारण क्या है। मेरे डियर साथी, कॉज ऑफ थेरेप्यूटिक एबॉर्शन क्या होता है। गर्भपात आप लोग को पता है कि किसी न किसी कारण से या स्वतः जो है गर्भपात हो जाना, जो है गर्भ को जो है निकल जाना, यही गर्भपात होता है, ठीक है। तो थेरेपेटिक गर्भपात का जो है कारण क्या होता है कि थेरेपेटिक एबॉर्शन कराया जाता है। तो एक होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और एक होता है हाइड्रोसिफिलस। अगर पता चल जाता है कि बच्चा में कोई ना कोई गुणसूत्रीय असामान्यता है तो बच्चे को जो है थेरेपेटिक गर्भपात फीमेल को करा दिया जाता है। अगर पता चल जाता है कि बच्चे में अगर हाइड्रोसिफिलस हो चुका है तो उस कंडीशन में जो है बच्चा को दोनों कंडीशन में जो है उपचार के दृष्टि से जो है इसे एबॉर्शन करा दिया जाता है, ताकि बाद में कोई बच्चा को परेशानी या स्त्री को परेशानी ना हो, ठीक है। छठा देखिए, 7वां देखिएगा यहाँ पे बहुत शानदार है, कहता है सर्वाइकल कैप से क्या लाभ है। मेरे डियर साथी, सर्वाइकल जो कैप होता है इससे क्या लाभ होता है। तो सर्वाइकल कैप से यही लाभ होता है कि जो है वह सुरक्षित और आसान करता है, यूटीआई से बचाव करता है, ठीक है, मतलब संक्रमण से बचाव करता है, और साथ में सुरक्षित में सिक्योर और यह इजी बनाता है, ठीक है। तो सर्वाइकल कैप का यही लाभ है। ट्रायल लेबर के निर्देश, देखिए 8वां पॉइंट है, कहता है ट्रायल लेबर के और निर्देश, मतलब कहता है कंट्रा इंडेक्शन ऑफ ट्रायल लेबर। कहता है कि ट्रायल लेबर का कौन सा जो है कंट्रा इंडेक्शन है, मतलब अनिर्देश है, या इसी को निषेध भी कह सकते हैं। मतलब अगर लेबर के लिए अगर ट्रायल कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ें हैं जो कि अनिर्देश होता है, बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला होता है माल प्रेजेंटेशन और कंट्रैक्टेड पेल्विस। अगर किसी का प्रस्तुति जो है वह मतलब जो प्रेजेंटेशन जो प्रस्तुति है, मतलब जो दिखावा है उसमें गड़बड़ी हो रहा है, प्रस्तुति में पोजीशन में अगर गड़बड़ी है बच्चे का, और अगर कंट्रैक्टेड पेल्विस है, संकुचित मतलब श्रोणि है, तो इसमें जो है यह कंट्रा इंडेक्शन होता है ट्रायल लेबर का, ओके। 9वां देखिएगा बहुत शानदार है, देखिएगा ट्यूबेक्टोमी करने के क्या कारण है। मेरे डियर साथी, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में किया जाता है, और क्यों किया जाता है, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के उद्देश्य से, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां देखिएगा, एंटेरियर फोंटले कितने महीने में बंद हो जाते हैं। तो डियर साथी, आप लोग को पता होना चाहिए कि एंटेरियर जो फोंटली होता है वह जो है आपके 9 से 18 माह में बंद होते हैं, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है 11वां नंबर, दोहरा गर्भाशय कहलाता है, डबल यूट्रस इज कॉल्ड। डबल यूट्रस क्या कहलाता है। तो मेरे डियर साथी, दोहरा गर्भाशय कहलाता है यूट्रस डाइडेल्फाइस, ठीक है, यूट्रस डिडेल्फाइस, ठीक है, याद रखिएगा, यूट्रस डिडेल्फाइस, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अम्बिलिकल्स की सूजन क्या कहलाता है। मेरे डियर साथी, अम्बिलिकल्स की सूजन को क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल्स कॉल्ड क्या कहलाता है। तो अम्फ्लेलाइटिस कहलाता है, नाम से ही छुपा हुआ है, अम्बिलिकल से अम्फ्लाइटिस कहलाता है सूजन, ओके। 13 नंबर देखिएगा, ओवरी डैश और डैश हार्मोन का रिसाव करता है। मेरे डियर साथी, आप लोग जानते हैं ओवरी जो है कहाँ पे होता है, स्त्री का है, ठीक है, स्त्री का एक ग्लैंड है जो सिक्रेशन करता है कौन से हार्मोन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब फीमेल में कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। तो फीमेल में दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी से सिक्रेट होता है। 14 नंबर देखिएगा, फीटल डिस्ट्रेस के कारण क्या है। मेरे साथी, फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि जो भ्रूण है, भ्रूण में कोई ना कोई समस्या होना। तो भ्रूण में कोई समस्या कब होता है, जब पेल्विक उसका बहुत ज़्यादा, फीमेल का पेल्विक संकुचित रहेगा तो फीटल को जो है जगह सही से पर्याप्त नहीं मिल पाएगा, तो यह कंट्रैक्टेड पेल्विस के कारण हो सकता है, या फिर जो फीटल है इसके सिचुएशन पोजीशन में गड़बड़ी यानी माल प्रेजेंटेशन जो है हो सकता है। तो ये दोनों कारण जो है फीटल डिस्ट्रेस का हो सकता है, और सारे कारण फीटल डिस्ट्रेस का होते हैं, आगे आएगा क्वेश्चन, तो चलिए दिखा देंगे। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रसव पूर्व रक्तस्राव डैश सप्ताह से पहले होता है। मतलब देखिए, प्रसव पूर्व मतलब प्रसव से पहले जो रक्तस्राव है वह कितने सप्ताह पूर्व होता है। तो मेरे डियर साथी,
जो प्रसव से पहले का जो रक्तस्राव होता है एंटीपार्टम हेमरेज वह 20 सप्ताह जो है पूर्व होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है 16 सर्वाइकल कैप का क्या लाभ है, अभी ऊपर में देखे हैं कि सुरक्षित और आसान बनाता है और साथ में यह यूटीआई से बचाने का काम करता है। ठीक है, पेल्विक बोन का कितने भाग होते हैं मेरे डियर साथी, पेल्विक बोन का आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ कि पेल्विक बोन कितने प्रकार से होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो पेल्विक बोन में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक हिप बोन का, एक सैक्रम का और एक कॉक्सिक्स का। तीनों मैं आपको पढ़ाया हूँ। जब पेल्विक वाला मैं पेल्विस जब मैं आपको पढ़ाया तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ाया हूँ कि हिप बोन, सैक्रम और कॉक्सिक्स। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, ओवरी द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। तो अभी ऊपर में देखे हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यह दोनों जो है आपके ओवरी द्वारा स्रावित है। नेक्स्ट है सिजेरियन सेक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं मेरे डियर साथी। सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है कि चीरा लगा के बच्चे को निकालना। ठीक है, चीरा लगा के बच्चे को निकालना, यही जो है ये योनि और यूट्रस के जो है ऊपर जो है लगाया जाता है, जिसमें आपके सिजेरियन सेक्शन जो है यही बच्चे को निकाला जाता है सिजेरियन सेक्शन के द्वारा। तो यह कारण जो है हो सकता है या तो पेल्विस मतलब श्रोणि जो है वह संकुचित हो गया हो, कंट्रैक्टेड हो गया हो, सिकुड़ा हो, ठीक है, संकुचन हुआ हो उसमें, या फिर जो स्थिति है वह गड़बड़ स्थिति हुआ हो यानी माल प्रेजेंटेशन है, और जो योनि है उसमें एट्रेसिया, वेजिनल एट्रेसिया। तो ये 3 कारण जो है व्यक्ति में बनता है फीमेल में सिजेरियन सेक्शन का। ठीक है, कौन कौन, कंट्रैक्टेड पेल्विस, माल प्रेजेंटेशन और वेजिनल एट्रेसिया। ओके, 20 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, फीटल डिस्ट्रेस के क्या कारण है बताना है। फिर से आ गया ना फीटल डिस्ट्रेस, ऊपर में भी था। ऊपर में हम लोग क्या देखे हैं, पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, पेल्विस कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद माल प्रेजेंटेशन, ये सब हम लोग देखे हैं फीटल डिस्ट्रेस में। अब और देख लीजिए, एक होता है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब होता है कि जो भ्रूण में जो नाल लगा होता है, गर्भनाल, उसमें प्रोलैप्स होने के कारण यह फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। जो अपरा है उसमें एबॉर्प्शन हो सकता है, मतलब प्लेसेंटा पृथक्करण हो सकता है, मतलब प्लेसेंटा अलग हो सकता है फीटल से, तो इस कंडीशन में फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। और मैटरनल हाइपोटेंशन का मतलब मातृत्व के कारण निम्न चाप, ठीक है, निम्न चाप। अगर हाइपरटेंशन रहता तो उच्च चाप होता, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेंशन है मीन्स निम्न चाप, किसमें, मैटरनल मतलब माता में। तो ये सब कारण बनता है फीटल डिस्ट्रेस का, जो बच्चे में भ्रूण में समस्या करता है। कॉर्ड प्रोलैप्स, प्लेसेंटा एब्रप्शन, मैटरनल हाइपोटेंशन। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न है, समान गर्भाशय का वजन कितना होता है मेरे डियर फ्रेंड। नॉर्मल जो यूट्रस होता है उसका जो वजन होता है वह 50 से 80 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22वां नंबर का प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के प्रथम हलचल को क्या कहते हैं मेरे डियर साथी। अगर फर्स्ट मूवमेंट करता है फीटस तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्यूकनिंग बोलते हैं। अगर गर्भ में कोई फीटस भ्रूण है, शिशु है, अगर वह गर्भ में हलचल करता है तो जो प्रथम हलचल जो मालूम पड़ता है उसको हम लोग क्यूकनिंग कहते हैं। ओके, 23 नंबर का है, नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है मेरे डियर। नवजात शिशु का जो प्रथम मल आता है उसको हम लोग म्यूकोनियम कहते हैं। जन्म के बाद जो प्रथम मल बच्चा का आता है उसको हम लोग म्यूकोनियम कहते हैं। ठीक है, 24 नंबर का देखिएगा, ओवरी के सूजन को क्या कहते हैं मेरे डियर साथी। ओवरी मतलब आप लोग जानते हैं कि अंडाशय जो क्या करता है कि सीक्रेट करता है हार्मोन का, या फीमेल ग्लैंड्स है, ठीक है, जो जिसे में अगर इन्फ्लामेशन सूजन होता है तो ओवरी के सूजन को ओफोराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओफोराइटिस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ओफोराइटिस, ओ फॉर ओवरी और ओ फॉर ओफोराइटिस। ठीक है, लोकिया रूबरा का रंग कैसा होता है, मैं आपको लोकिया का टाइप्स पढ़ाया था। ठीक है, लोकिया का जो है टाइप्स पढ़ाया था, उसमें एक लोकिया रूबरा भी मैंने बताया था, तो याद करिए। लोकिया रूबरा जो होता है वह लाल कलर का होता है। ठीक है, लाल कलर का याद रखिएगा। रूबरा, आर मतलब रूबरा और आर मतलब रेड। ओके, नेक्स्ट है प्लेसेंटा का समान वजन कितना ग्राम होता है मेरे डियर साथी। जो प्लेसेंटा जो अपरा होता है, जो यूट्रस में जो है मौजूद होता है, बच्चे के कॉर्ड जो है इसी जो है लगा होता है प्लेसेंटा से। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यह यूट्रस है, ठीक है, यह यूट्रस है, तो इस यूट्रस में जो है ऐसे ही कुछ जो है आपके अपरा लगा होता है, और इसी में जो है आपके बच्चा जो है ऐसे जो है पल रहा होता है बच्चा। ठीक है, इसी कुछ प्रकार से, और जो इसका नाभि होगा वह इस अपरा से कनेक्ट होता है, तो और सारा चीज़ जो है इसी अपरा से बच्चे को मिलता है। ठीक है, तो ये जो अपरा होता है, इस अपरा का वजन जो है लगभग 500 ग्राम होता है, लगभग करके 500 ग्राम होता है। 470 ग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे, 470 ग्राम या 500 इतना ही आसपास होता है। ठीक है,
27 नंबर का है डिम्ब नली में निषेचन होने को कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इन द फैलोपियन ट्यूब इज एल्सो नोन एज, अगर फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है तो उससे हम लोग जाइगोट कहते हैं, और नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। ओके 28 नंबर है जब लिक्वर एमनाई समान से कम होता है। मेरे डियर, जब लिक्वर एमनाई समान से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग ओलिगोहाइड्रेमेनियोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोहाइड्रेमेनियोस बोलते हैं। मेरे डियर साथी, जब लिक्वर एमनाई समान से कम जाता है, लिक्वर एमनाई समान से कम हो जाता है तो इससे हम लोग ओलिगोहाइड्रेमेनियोस बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रेमेनियोस बोलते हैं। याद रखिएगा अच्छे से, वरना ये सब क्वेश्चन पूछ देगा तो जो है आप लोग बहुत चक्के हो जाएंगे। अचानक भ्रूण निष्कासित होने को क्या कहते हैं? अचानक से अगर भ्रूण सडनली अगर फीटस का एक्सप्लेड हो जाता है, अगर फीटस एक्सप्लेड हो जाता है सडनली, तो इसको हम लोग मिसकैरेज के नाम से जानते हैं। मतलब अचानक भ्रूण को निष्कासित हो जाना, निकल जाना, मिसकैरेज कहते हैं। ठीक है। 30 नंबर है डैश हार्मोन स्तन से दूध निकालने के लिए जिम्मेदार है। मेरे डियर साथी, कौन से हार्मोन जो है स्तन से दूध निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो मेरे डियर साथी, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इसके कारण जो है स्तन से जो है दूध का सिक्रेशन होता है। तो याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है स्तन में से दूध निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। 31 नंबर देखिएगा, बहुत शानदार है। गर्भ अवस्था के 28 सप्ताह के बाद, मतलब कोई प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी के कंप्लीट 28 सप्ताह के बाद एवं प्रसव से पूर्व योनि से होने वाले रक्तस्राव को क्या कहते हैं? देखिए 28 सप्ताह प्रेगनेंसी का हो गया है, इसके बाद अगर और देख लीजिए यहाँ पे, ये जो डिलीवरी जो प्रसव है, इससे पहले अगर वेजिनल कोई सिक्रेशन रक्तस्राव होता है तो इस बीच को जो है, इस बीच के सिक्रेशन को क्या बोलते हैं? यानी 28 सप्ताह के बाद और प्रसव होने से पहले के रक्तस्राव को क्या बोलते हैं? तो एंटीपार्टम ब्लीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम ब्लीडिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। प्रसव से पहले का रक्तस्राव। वर्टेक्स देख लीजिएगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में सब ऑक्सीपिटी ब्रेगमेटिक का डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। मैंने आपको पहले क्यों बताया कि वर्ड इसमें कठिन है, वर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी बहुत लोग को दिमाग से ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, तो पहला बेर देख रहे हैं, इसके बाद एक बार और रिवीजन करा देंगे एग्जाम के टाइम, तो आप लोग को चीज़ें कंठस्थ हो जाएगा, बहुत चीज़ें समझ जाएंगे। ओके, बाकी अभी आप देखेंगे तभी तो बाद में फ़ायदा करेगा, तभी तो रिवीजन में मज़ा आएगा, वरना अभी नहीं देखेंगे तो उस समय भी नए लगेगा, फिर कहिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ना अभी इसीलिए ज़रूरी है। देखिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में समझिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति, समझ गए? प्रस्तुति का मतलब होता है कि जो बच्चा है वह किस पोजीशन, किस स्ट्रक्चर में उसका प्रेजेंटेशन है, उल्टा है, ये सीधा है, सही है, गड़बड़ है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में सब ऑक्सीपिटी ब्रेगमेटिक का डायमीटर कितना होता है? सीधा जानिए कि सब ऑक्सीपिटी ब्रेगमीटर का डायमीटर कितना होता है? तो 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर ऑक्सीपिटिक ब्रेगमीटर का डायमीटर होता है। ओके, 33 नंबर का देखिएगा, बहुत शानदार है। एंड्रॉइड पेल्विस शब्द का प्रयोग डैश पेल्विस के लिए है। मेरे डियर साथी, हम आप लोग को पेल्विस का टाइप पढ़ाए थे, तो वहाँ पे आप लोग को गायनेकोइड, एंड्रॉइड और एंथ्रोपोइड और प्लेटीपेल्वाइड जो है आप लोग को 4 प्रकार के पेल्विस में पढ़ाया था। तो उसमें से जो एंड्रॉइड पेल्विस था, मैंने बताया था कि यह मेल पेल्विस को जो है एंड्रॉइड पेल्विस बोला जाता है, जो मेल में होता है, पुरुष में होता है। ठीक है, तो यह मेल पेल्विस के बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है 34 नंबर देखिएगा, यहाँ पे मोनीलियासिस संक्रमण का कारण क्या है? मेरे डियर साथी, मोनीलियासिस कॉज्ड बाय, मतलब मोनीलियासिस संक्रमण जो है किसके कारण होता है? या बच्चे में होने वाला संक्रमण होता है। तो मोनीलियासिस जो संक्रमण होता है, इसको हम लोग ओरल थ्रस भी बोलते हैं, समझ गए? ओरल थ्रस संक्रमण जो है वह कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है। मोनीलियासिस आपके सामने रहे या ओरल थ्रस रहे, समझ गए? अगर मान गए मोनीलियासिस नहीं देकर ओरल थ्रस देगा तो फिर भी आप समझ जाइएगा कि वो मोनीलियासिस यानी ओरल थ्रस का ही बात कर रहा है। सेकेंड ईयर में भी आप ये पढ़े थे चाइल्ड हेल्थ में कि मोनीलियासिस या ओरल थ्रस कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है, मुखपाक। ठीक है,
35 नंबर का है यूरिनरी ब्लैडर का भ्रंश जो अंदरूनी योनि के दीवार के साथ होते हैं वह क्या कहलाता है। मेरे डियर साथी, यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, मूत्राशय का प्रोलैप्स यानी भ्रंश होना जो अंदरूनी योनि के दीवार के साथ होते हैं। मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वह कहीं ना कहीं योनि के ही आसपास वाले दीवार से रहता है, तो उसके आसपास अगर यूरिनरी ब्लैडर का अगर प्रोलैप्स जो है वह वैजिनल के दीवार के साथ होता है, एंटीरियर वाल के साथ होता है, तो इसको हम लोग सिस्टोसील बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिस्टोसील बोलेंगे। अगर समझिए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और इस प्रकार से जो है यह वैजिनल है, ठीक है। अगर यह यूरिनरी ब्लैडर का अगर दीवार इसके साथ प्रोलैप्स कर जाएगा तो यह क्या कहेगा? सिस्टोसील कहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे 36 नंबर है पेट के स्पर्श परीक्षण में गर्भाशय के पीड़ाहीन संकुचन को महसूस करना डैश कहलाता है। मेरे डियर साथी, पेट को अगर छूकर हम यूट्रस के में अगर जो संकुचन हो रहा है, जो पेनफुल संकुचन है, उसमें अगर महसूस हम कर रहे हैं तो इसको हम लोग ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहते हैं। अगर हम किसी स्त्री के पेट को अगर आप कोई समझिए नर्स है, ठीक है, नर्स है, अगर उसे चेक करना है कि यूट्रस सही से संकुचन कंट्रैक्शन उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर उसे महसूस करना होता है तो वह पेट पर स्पर्श करके यूट्रस में जो संकुचन हो रहा है उसे महसूस हो कर सकती है, और इसी को महसूस करने को हम लोग ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, समझ गए? ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब के डैश भाग में प्रायः निषेचन होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके एम्पुला वाले भाग में निषेचन का काम होता है। निषेचन तो होता है फैलोपियन ट्यूब में ही, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कौन से भाग में? तो एम्पुला वाले भाग में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को 38 नंबर प्रश्न है अपरा के समान लंबाई कितना होता है। मेरे डियर साथी, अगर आपसे सेंटीमीटर में लेंथ पूछेगा प्लेसेंटा का तो यह 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। ओके, और इसका वजन तो बता ही दिए ऊपर में कि 500 ग्राम के आसपास होता है। अगर लंबाई पूछेगा तो 15 से 20 सेंटीमीटर। ओके, प्लेसेंटा अपरा का। लेकिन यहीं पर अगर अम्बिलिकल कॉर्ड का अगर पूछ दे, जो बच्चे का नाभि नाल से लगा हुआ जो नली होता है, वो अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के लंबाई पूछ दे सेंटीमीटर में तो 50 से 60 सेंटीमीटर होता है, उसका लंबाई ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न देखिएगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को डैश कहते हैं। मेरे डियर साथी, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को समझेंगे कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस में 3 लेयर होता है। आप लोग को पता है, यूट्रस में पहला लेयर, ठीक है, यूट्रस में दूसरा लेयर और यूट्रस का तीसरा लेयर। 3 लेयर में यूट्रस होता है। पहला लेयर को जो है पेरीमेट्रियम कहते हैं, उसके बाद मायोमेट्रियम कहते हैं बिचला को, और आंतरिक वाला जो ये आंतरिक वाला लेयर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक वाला को एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब बच्चा इसी आंतरिक वाला के अंदर में ही रहता है, समझ गए चीज़ को। तो ये आंतरिक वाला में जो होता है, इसी में भ्रूण के जो है पोषण के लिए इसमें बहुत सारे काते काते से जो है प्रोटीन वगैरह का निर्माण होता है। अगर यहीं पे भ्रूण नहीं रहता है तो यही प्रोटीन जो है कट कट कर हर एक 28वें दिन पर जो है ब्लड के साथ गिरता है, जिसमें टिश्यू वगैरह, ऊतक वगैरह भी रहता है और ब्लड वगैरह भी रहता है। तो यही जो है क्या होता है, गिरता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और यही जो एंडोमेट्रियम होता है, इसी एंडोमेट्रियम में डेसुडा होता है जिसमें टिश्यू लगा होता है, और यही एंडोमेट्रियम का बाल्ब डेसुडा कहलाता है। समझ गए चीज़ को? चलिए 40 नंबर का देखिएगा, गर्भाशय का वजन कितना होता है? 50 से 80 ग्राम, ऊपर ही बता दिए हैं। प्रसव के तिथि को क्या कहते हैं? अगर मानिए कि किसी को डेट ऑफ डिलीवरी दिया गया है तो प्रसव को तिथि को, डिलीवरी के डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देख लीजिए, आप सभी के नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब पता होने चाहिए कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं, EDD बोलते हैं। अगर EDD कहीं फीमेल डॉक्टर बोल रही है कि EDD इसका फलाने तारीख को है, तो समझ जाइएगा कि वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बता रही है, मीन्स संभावित तिथि प्रसव का। समझ गए? 42 नंबर है, और इसी संभावित तिथि के साथ डॉक्टर जो है किसी को डिलीवरी के लिए डेट देती है, ठीक है। 42 नंबर का है, गर्भाशय के निष्क्रियों को क्या कहते हैं? अगर किसी का यूट्रस अगर डिस्फंक्शन है, डिस्फंक्शन कहा जाए तो वह न संकुचन कर रहा है, उसमें ना कोई हलचल हो रहा है, न वो जो है अपना कंट्रैक्शन दिखा रहा है यूट्रस। तो यूट्रस अगर कंट्रैक्शन में फेल हो जाता है, वो मतलब वह डिस्फंक्शन मतलब काम करने में निष्क्रिय हो जाता है, तो उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स होता है कि यूट्रस इज फेल्ड इन कंट्रैक्शन, ठीक है।
संकुचन में यूट्रस फेल हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, डिलीवरी के बाद गर्भाशय के ठीक से ना सिकुड़ने को क्या बोलते हैं। देखिए, अगर किसी को चूँकि जो यूट्रस होता है लगभग वह नॉर्मल से प्रेगनेंसी में नॉर्मल से लगभग 24 गुना जो है अधिक अपना आकार को प्राप्त करता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे में यूट्रस अगर नहीं सिकुड़ेगा अपने पूर्व के साइज में तो क्या होगा, आकार उसका बढ़ा रह जाएगा, जो कि फीमेल में बहुत प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट। तो इसलिए यूट्रस को सिकुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये गर्भाशय डिलीवरी के बाद। और इसी में अगर डिलीवरी हो गया है और फिर भी नहीं सिकुड़ रहा है ठीक से, तो इसको हम लोग सब इन्वोल्यूशन कहते हैं। अगर सिकुड़ जाता है तो उसे इन्वोल्यूशन बोलेंगे, अगर नहीं सिकुड़ता है तो सब इन्वोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। गर्भाशय के विस्तारण गर्भ अवस्था का डैश चिन्ह है। मीन्स पूछ रहा है कि यूटेराइन डिलेशन साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अगर यूट्रस में संकुचन शुरू हो गया है तो यह जो है गर्भ अवस्था का संभावित जो है चिन्ह होता है। अगर किसी के यूट्रस में जो है डिलेशन शुरू हो गया है, मीन्स विस्तारण शुरू हो चुका है, मतलब फैलाव उसमें शुरू हो चुका है, तो समझ जाइए कि प्रोबेबिलिटी होती है कि यह साइन जो है गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी का है। तो यूटेराइन डिलेशन इज साइन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोबेबली, मतलब प्रेगनेंसी का प्रोबेबली है, संभावना है कि यूटेराइन डिलेशन ये जो चीज़ें हैं। ठीक है, 45 नंबर और बहुत VVI प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। VVI है प्रश्न। यहाँ पे है अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी बच्चे का जो नाल से नाभि से लगा हुआ जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है और माँ यह यूट्रस के प्लेसेंटा से लगा होता है। तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है आप लोग को जानते हैं कि बच्चे को पोषण वगैरह सब इसी के द्वारा मिलता है। तो इसमें वेन और आर्टरी नहीं होगा तो कैसे ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह होगा। तो उसके लिए इसमें कितने वेन और कितने आर्टरी होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो मेरे डियर साथी, इसमें एक वेन यानी एक सिरा होता है और 2 धमनियाँ यानी 2 आर्टरीज होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 46 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। ये 46 प्रश्न 45 सीरियल था, लेकिन एक जो है सीरियल गड़बड़ा गया है, 7 नंबर का जो है 2 बार दिया चुका था। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे देखिए मैं आप लोग के लिए हर एक मेहनत कर रहा हूँ। फिर से बता दे रहा हूँ, इस सारे प्रश्न को एक बार खुद से पढ़कर कंप्लीट होना चाहते हैं तो नर्सिंग ज्ञान पर जाकर इसको आप खुद से जो है एक बार nursingyan.com गूगल पर सर्च करके जाकर आप लोग 3rd ईयर वाले में इसको पढ़ सकते हैं। यह मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट का है, तो उसी सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव में ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए जिनको पढ़ना है जाइए nursingyan.com पे, जिनको नहीं पढ़ना है वीडियो से ही अपना काम चलाइए। ओके, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।